डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 की फिजिक्स इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाने जा रहे हैं। जैसा कि पिछले 2 लेक्चरों में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कूलॉम्स लॉ बताया था। इस लॉ में, इस प्रॉपर्टीज में लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कूलॉम्स लॉ भी हमने उस प्रॉपर्टीज में आपको अवगत कराया था। प्यारे बच्चों, आज हम प्रॉपर्टीज को पुनः अवगत कराएंगे, लेकिन उसमें कुछ ही प्रॉपर्टीज और बाकी थी जिसको हम डीपली एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। आप बखूबी से अच्छी प्रकार से उसको समझिएगा प्यारे बच्चों। तो आप क्लास 12 फिजिक्स ये हम पढ़ाने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आप जो है शुरू में नोट लिखिएगा। ये सारे नोट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेगी आपको आज का। हमने उस दिन बताया था बेटा, यदि दो पॉइंट चार्ज अगर सेम है, इक्वल है, उनके मैग्नीट्यूड भी सेम है, इन नेचर में भी सेम हो, अगर उनके बीच डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए, तब उनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलॉम फोर्स का मान डिक्रीज होने लगता है, पहले से कम होने लगता है। जैसा कि बेटा हमने ये आपको बताया था, कूलॉम फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ये था आपका Q1 Q2 by R स्क्वायर था बेटा। ये कब था? ये वैक्यूम के लिए था। कहने का मतलब बेटा, ये जो दोनों चार्ज है प्लस Q2 मान लीजिए, इसको Q1, इन दोनों के बीच, इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में वैक्यूम है, कोई मीडियम नहीं है, कोई माध्यम नहीं है, ठोस द्रव गैस, ये कोई इसमें से नहीं है। यहाँ वैक्यूम है, निर्वात है, ये वैक्यूम है, निर्वात है, तब ये कूलॉम का रूल है, फोर्स है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी इसको कहते हैं। F = 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R स्क्वायर। अगर कोई मीडियम हो जाता बेटा, मीडियम कोई माध्यम हो जाता, ध्यान दीजिएगा, ये जो है माध्यम रख दें, तो हम माध्यम बता रहे हैं, ये बेटा Q1 है और ये Q2 है। कल हम बता रहे थे आपको, ये कोई माध्यम रख दीजिए, मीडियम रख दीजिए, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स रख लीजिए, ये तो ऊपर वाला बेटा लिखिए होंगे। अब इनके बीच कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स रख लीजिए। जैसे डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स बेटा, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स हमने आपको बता दिया है, पढ़ा भी दिया है, इसका बार बार यूज होगा। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स में बेटा आपको हमने बताया था, माइका है, जिसको अभ्रक भी कहते हैं, रबर है, ग्लास है, ये सारे चीज है, ETC, ये सब है डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स। तो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स, उसके जो कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट को हमने K दे दिया। ध्यान दीजिएगा, अब क्यों डिक्रीज होता है? दोनों सेम चार्ज बेटा,
ध्यान दीजिएगा, पुनः हम इस पॉइंट को रिपीट करने जा रहे हैं। अगर अपोजिट चार्ज होगा तब क्या होगा? अगर सेम चार्ज इन नेचर, मैग्नीट्यूड सेम हो या न हो, अगर नेचर सेम है, नेचर सेम का मतलब हुआ अगर ये चार्ज Q1 पॉजिटिव है तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, अगर Q1 निगेटिव है तो Q2 को भी निगेटिव होना होगा, तब इसको हम कहेंगे इन सेम नेचर सजाती है। तो अब ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों, ये Q1 जो पॉइंट चार्ज है, बिंदु पॉइंट चार्ज एक्सेंट्रिक फॉर्म में नहीं है, ये पॉइंट चार्ज में हमने बताया भी था कि कूलॉम्स का जो रूल होता है वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज, एक्सटेंडेड फॉर्म में बड़े आकृति के रूप में कूलॉम्स लॉ वैलिड नहीं है, ये वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज के लिए है। ये कहानी हमने पिछले लेक्चरों में आपको अवगत करा दिया। ध्यान दीजिएगा मेरे लाल, ये Q1 है, ये Q2 है, तो ये चार्ज जो Q1 है, ये चार्ज जो Q1 है, इस Q2 पे एक फोर्स लगाएगा, Q2 पे, Q1 द्वारा Q2 पे एक फोर्स लगेगा बेटा, ये फोर्स ऐसे लगेगा, ये फोर्स हो गया, चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, या नहीं आपको समझ में आ रहा ऐसे लिख लीजिए, ये चार्ज Q1 Q2 पे रिपल्सन लगाएगा, क्योंकि सेम चार्ज है, सेम चार्ज इन नेचर में सेम है, ये जो Q1 होगा इस Q2 पे रिपल करेगा, रिपल बाहर की ओर रिपल करेगा। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा 1 2 का मतलब हुआ चार्ज 1 द्वारा चार्ज 2 पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। इधर क्या होगा बेटा, उसी तरह इसमें क्या होगा आप बता दो। अब आ जाओ यहाँ पे, ये चार्ज पॉइंट चार्ज Q2 है, ये जो Q2 है इस Q1 पे एक रिपल्सन फोर्स लगाएगा, ये जो Q2 है इस Q1 पे एक रिपल मारेगा, रिपल फोर्स, रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो Q2 द्वारा Q1 पे आउटसाइड, बाहर की ओर, ये बाहर की ओर एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलॉम फोर्स। ये लिखना होगा बेटा F, और 2 द्वारा 1 पर, तो 2 1 का मतलब ये मानने अपने ऊपर है, अपने इच्छा अनुसार हम मान रहे हैं कि चार्ज 2 के द्वारा चार्ज 1 पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स F12 कोई फिक्स नहीं है, आप इच्छा अनुसार, आपके अनुसार आप मान लीजिए 1 द्वारा चार्ज 1 के द्वारा चार्ज 2 पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स, ये एक सिंबल है, ये एक उसकी पहचान है, ये इसका तरीका लिखने का है, ये स्वेच्छा से लिखा जाता है। अब आ जाइए, अब ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों, ये जब चार्ज Q1 है ये प्लस है, तो बाय इंडक्शन मेथड क्या कहता है, बाय इंडक्शन मेथड क्या कहना है बेटा कि अगर चार्ज प्लस है उसके आसपास कोई अनावेशित अनचार्ज अगर वस्तु रख देते हैं तो पास वाला विपरीत, अगर ये प्लस है तो प्लस है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे जो न्यूक्लियस से बंधे होंगे, जो न्यूक्लियस नाभिक से इलेक्ट्रॉन बंधे होंगे, ये जो प्लस वाला है उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच कर लाएगा, यही इंडक्शन मेथड है। तो ये इसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लोज्ड है, न्यूक्लियस से बंधे हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन मेरे लाल इधर आ जाएंगे। उसी तरह इसमें जो है ये पॉजिटिव चार्ज है, इसमें इस बॉडी में, ये बॉडी अगर लिखा है डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स, माइका है, रबर है, ग्लास है, तमाम है इसमें, तो ये पॉजिटिव चार्ज, इसमें तमाम न्यूक्लियस होंगे, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन क्लोज्ड बाउंड होंगे, बंधे होंगे, फिर भी ये पॉजिटिव उन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्शन होगा, प्लस माइनस में अट्रैक्शन होगा, तो अट्रैक्शन होगा तो ये माइनस इधर आ जाएगा,
ये इलेक्ट्रॉन माइनस लिखता है, प्लस माइनस में अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। अब आ जाइए देखिए, ये द्वारा इसमें फोर्स इधर लगा है। अब आइए, लेकिन एक चीज और है, अंदर देखिए, ये माइनस है, ये अंदर माइनस है, इस प्लस वाले को अपनी तरफ खींच सकता है, अपनी तरफ। ये अंदर वाला जो माइनस है, इस प्लस वाले को माइनस प्लस में अट्रैक्शन होता है, तो ये जो माइनस है इस फोर्स को कम करेगा। तो ये माइनस इस प्लस को अपनी तरफ खींचेगा, तो अपनी तरफ बेटा ऐसे लिख देंगे, F इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड माने उत्पन्न हुआ, प्रेरित हुआ, इंड्यूस्ड। तो ये फोर्स जो F इंड्यूस्ड है, जो इसके अंदर प्रेरित हो रहा है, इस फोर्स को क्या करेगा, घटाएगा कि बढ़ाएगा। देखिए, रिपल्सन फोर्स बाहर है, ये इंड्यूस्ड फोर्स उसके ठीक विपरीत है। तो ये फोर्स इस फोर्स को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, कम करेगा। इसलिए नेट फोर्स क्या हो जाएगा, कम होगा। क्या होगा, F(2)(1) में से इंड्यूस्ड घटा दिया जाए, तो देख लीजिए नेट फोर्स क्या हो गया, कम होगा, माइनस हो रहा है, डिक्रीज होगा बेटा, डिक्रीज, कम होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर 2 पॉइंट चार्ज है, 2 पॉइंट चार्ज है, इन नेचर सेम हो, यानी नेचर में सेम हो, अगर उनके बीच डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स अगर हम रख देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का मान पहले की अपेक्षा कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो थोड़ा एक लाइन लिखिए, यदि दो समान प्रकृति के बिंदु आवेश पॉइंट चार्ज बिंदु आवेश के बीच परावैद्युत पदार्थ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स, परावैद्युत पदार्थ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स रख दिया जाए, तब इस स्थिति में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, स्थिर विद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, स्थिर विद्युत बल का मान घट जाता है। तो कैसे लिखेंगे फार्मूले में बेटा, कैसे फार्मूला बनाएंगे, ये तो समझ गए होंगे, उसी के आगे नोट करना होगा बेटा, कैसे घटाओगे। ये देखो फार्मूला, कूलम्ब्स क्या कहते हैं, 1/4 Q1 Q2/r²। प्यारे बच्चों, ये फार्मूला होगा बेटा वैक्यूम के लिए, फ्री स्पेस के लिए, और जब मीडियम अभी रख दिए बेटा, तो डिक्रीज करना है, इसको डिक्रीज करना है, इस यश को डिक्रीज करना है, और इस पोर्शन को, ये जो पोर्शन है बेटा इधर, ये न्यूमरेटर के रूप में, और ये पोर्शन जो है डिनोमिनेटर के रूप में। तो कोई भिन्न हो, कोई फ्रैक्शन हो, उसका मान, जैसे कोई फ्रैक्शन है, हाफ है, इसको कैसे कम किया जाएगा, जब 1/4 के रूप में लिखेंगे तभी न कम होगा। तो भिन्न का मान, फ्रैक्शन का मान अगर कम करना हो, डिक्रीज कराना हो, घटाना हो, तो नीचे का मान बढ़ाना पड़ेगा। तो नीचे का मान जब बढ़ाओगे, इस यफ की वैल्यू जो है डिक्रीज होने लगेगी। तो बता दो क्या होगा बेटा, तो हम तो समझते हैं कि यहाँ पे कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, 4πε0, कुछ बढ़ाना पड़ेगा, इस राशि में कुछ बढ़ाना पड़ेगा। तो उस बढ़ाने का नाम हम कांस्टेंट के लिख दे रहे हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और Q1 Q2/r²। ये होगा जब दोनों चार्जों के बीच में डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स रख दिया जाता है तब।
के क्या है? के हमने बताया था, इसको मान लो बेटा अपसाइडन नॉट, के को मान लो अपसाइडन, ये मान लिया हमने, ये मान लिया बेटा। तो इसमें कौन क्या है, पिछले लेक्चर में आपको हमने लिखा था बेटा, के क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सभी पदार्थों के लिए, सभी मटेरियलों के लिए के की वैल्यू अलग अलग होती है। के जो है डिपेंड्स करता है उनके नेचर पे। अब ये क्या है बेटा, अपसाइलन पढ़ते हैं इसको, अपसाइलन रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और ये क्या है बेटा, ये हो गया के। और के और अपसाइलन, के और ये क्या है, ये सिग्मा आ रहा है बेटा, अभी रिलेटिव नहीं रहेगा, सॉरी, ये जो है ओनली फॉर, ये लिखेंगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम, माध्यम का परावैद्युत। अब इसमें क्या होगा बेटा, इसलिए बता सकते हो कि के बराबर क्या होगा, के बराबर क्या होगा बेटा, अपसाइलन बटे अपसाइलन नॉट। अब के को बेटा ऐसे भी लिखा जाता है, अपसाइलन आर भी लिखते हैं। के और अपसाइलन आर का मीनिंग एक ही बेटा। तो अपसाइलन आर का मतलब रिलेटिव, सापेक्ष, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और जो के की वैल्यू होती है वही अपसाइलन आर की वैल्यू होती है। दोनों की मीनिंग एक ही है बेटा। इसको परावैद्युत कहते हैं, ये माध्यम के सापेक्ष परावैद्युत है। दोनों का मतलब एक ही है, आप नोट कर लीजिए इसको। आगे देखिए, हमने लेक्चर में ये भी आपको कहा था, क्या कहा था बेटा, कि अगर आपका सवाल ये भी तो हो सकता है मेरे बच्चों, अगर अपोजिट इन नेचर अपोजिट में हो, विपरीत हो, अगर उनके बीच हम डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स जैसे माइका है, रबड़ है, ग्लास है, ये तमाम डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स है, इनके बीच अगर हम रख दें तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स डिक्रीज होगा या इंक्रीज होता है। तो आपकी किताबों में अक्सर यही लिखा रहता है कि अगर हम चार्ज के बीच में, दो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स रख देते हैं तब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स का मान, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मान डिक्रीज होने लगता है। लेकिन कंडीशन ये नहीं देखा जाता है और आम आदमी आप लोग बोल देते हैं कि डिक्रीज होगा। डिक्रीज कब होगा, जब इन नेचर अपोजिट होंगे, और इंक्रीज कब होगा, डिक्रीज कब होगा बता सकते हैं, जब इन नेचर सेम होगा। और इंक्रीज कब होगा, जब अपोजिटली चार्ज होंगे, तब यहाँ पे आपका इंक्रीज होगा। देख लीजिएगा, बताने जा रहे हैं बेटा, ये अगला पॉइंट, अगला नोट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट कॉन्सेप्ट नीट वगैरह पूछ दिया जाता है, लेकिन बच्चे यही याद करते हैं, यही रटे रहते हैं। क्या रटे रहते हैं, अगर दो चार्जों के बीच में, दो पॉइंट चार्जों के बीच में अगर हम डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स रख देते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स का मान डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन ये ध्यान नहीं देते हैं कि वो चार्ज की नेचर में सेम है कि अपोजिट है। अगर सेम है तो आपकी बात तो सही है, अगर अपोजिट रहेंगे बेटा
अपोजिटली चार्ज रहेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स का मान इंक्रीज कर जाएगा। देखिए लेक्चर में इंक्रीज कैसे होगा। ये बेटा Q1 है प्लस पॉइंट चार्ज, ये सब जितने भी चार्ज यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं इस लेसन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पॉइंट चार्ज, बिकॉज कूलम्ब्स लॉ वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, न कि एक्सटेंडेड चार्ज बॉडी के लिए यानी बड़ी आकृति के लिए। ये क्या रखते बेटा -Q2 चार्ज। अब इसके अंदर बेटा क्या रख दी मैंने लाल, इसमें डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, डाइइलेक्ट्रिक लिखिएगा, कहीं लिखने में गलती हो गई है तो बना लीजिएगा, डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं बेटा ये। अभी हमने लिखा था डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स में क्या है, कांच है, अभ्रक है, मोम है, रबड़ है, ये तमाम जो होते हैं बेटा डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स कहे जाते हैं। अब यहां क्या होगा बेटा ध्यान दीजिए, ये प्लस है, आइए यहां पूरा ऐलान जंग है, इस ऐलान जंग को आपको समझना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो क्या कॉन्सेप्ट है बेटा, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस अपोजिट है, तो प्लस माइनस में अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे को खींचेंगे। ये वाला इस पे बल लगाएगा अपनी तरफ, बोलिए ये प्लस है बेटा, ये माइनस है, ये प्लस इस माइनस को अपनी तरफ खींचेगा, तो इसके द्वारा यहां बल लगेगा बेटा 1 2 F1 2। समझ आया? ये किसका बल है बेटा, किसका फोर्स है, पॉइंट चार्ज Q1 का, पॉइंट चार्ज Q2 यानी -Q2 पर ये फोर्स लगा है, यानी 1 चार्ज 1 द्वारा चार्ज 2 पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, यहाँ आकर्षण लग रहा है, क्योंकि अगर प्लस माइनस है, अपोजिटली चार्ज है, तो उनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगता है इन नेचर में अट्रैक्शन होता है। अगर सेम नेचर में रहते हैं तो इलेक्ट्रिक स्टैटिक्स फोर्स का जो नेचर होगा वह रिपल्सन होगा। ये रिपल्सन ऐसे हो जाएगा, दोनों चार्ज एक्सटेंड कर जाएंगे, ऐसे चले जाएंगे, फिर रेस्ट हो जाएंगे, और जब इन दोनों अपोजिट चार्ज होंगे तो ये दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे। ये तब तक आएंगे जब तक एक लिमिट होगी, इतने डिस्टेंस पे बताएंगे भी और वहीं पे रुक जाएंगे, और ये भी जाएंगे, बहुत दूर जा सकते हैं, इनफाइनाइट भी जा सकते हैं, जाने के तो 10 to the power 18 भी होता है, 10 की पावर 18 तक भी जा सकते हैं, और न्यूनतम जो नाभिक की जो दूरी होती है 10 to the power -15, 10 to the power -15 मीटर, और लार्ज में होता है कितना मीटर। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट बेटा, ये इतने मीटर तक रह सकते हैं, और इतनी दूरी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स दो चार्जों के बीच, ये भी पॉइंट देखिए 10 की पावर 18 मीटर तक दूरी तक लग सकता है। कितनी दूरी है, बहुत बड़ी दूरी है, हम कह सकते हैं इनफाइनाइट भी जा सकता है, अनुभव हो सकता है। अब आइए मेरे बच्चों, आइए फिर से देखो बेटा, ये प्लस चार्ज Q1 है, -Q2 है, ये प्लस चार्ज Q1 -Q2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा, और F12 का मतलब हम ये जो माने हैं बेटा, ये अपने इच्छा से माने हैं, आर्बिट्रेरी माने हैं, यानी ये माना गया है 12 का मतलब पॉइंट चार्ज 1 द्वारा पॉइंट चार्ज Q2 पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। आ जाइए इस पे, -Q2 क्या करेगा, -Q2 इस प्लस को यानी Q1 चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ ऐसे खींचेगा बेटा, तो -Q2 इस प्लस Q1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये इस पे फोर्स लगाएगा बेटा,
अपनी तरफ खींचेगा तो एरो किधर हो जाएगी, एरो ऐसे हो जाएगा। एरो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, दो जो है एक पर लगाया है, तो दो एक पर लगाया है, 2 1। आइए ये तो तीर लगा लिए, समझ में आ गया होगा तीर कैसे लगा है, कौन अटैक किसको कर रहा है। F21 का मतलब क्या होता है, F12 का मीनिंग क्या है, ये अभी हमने आपको समझाया है। 1 2 या 2 1 ये अपने इच्छा से मान सकते हैं पहचानने के लिए और सरल करने के लिए। अब क्या होगा, आइए बाय इंडक्शन मेथड, बाय इंडक्शन मेथड, बाय इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड क्या कहता है, अगर बॉडी कोई भी वस्तु अगर चार्ज में है और उसके आसपास अनचार्ज्ड बॉडी अनावेशित वस्तु को रख दिया जाता है, तो पास वाला जो हिस्सा होता है, पास वाला जो पार्ट होता है वो अपोजिटली चार्ज में आता है। अगर ये प्लस है बेटा तो इसके अंदर न्यूक्लियस भी है, प्लस भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, लेकिन बंधे हुए हैं, क्लोज्ड हैं, बंधे हुए हैं। तो बताइए जब ये प्लस है तो ये इलेक्ट्रॉन जो बंधे हैं उनको अपनी तरफ क्या करेगा, आकर्षित करेगा, खींचेगा। तो माइनस बेटा यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकते हैं कुछ, ये माइनस है, बता सकते हैं किसको खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कि न्यूक्लियस को खींचेगा। न्यूक्लियस जो होती है, एटम की जो न्यूक्लियस होती है वह प्लस होती है। तो बताइए जो माइनस चार्ज इसमें हमने बनाया है वो किसको अट्रैक्ट कर सकती है। मैं तो समझता हूँ कि प्लस वाले को, क्योंकि प्लस माइनस में अट्रैक्शन होगा और माइनस रिपल्सन हो जाएगा। तो ये जो माइनस है न्यूक्लियस को, एटम के न्यूक्लियस को, इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के एटम के न्यूक्लियस को अपनी तरफ खींचेगा। तो कुछ न्यूक्लियस, सभी नहीं, कुछ न्यूक्लियस क्षमता अनुसार कुछ न्यूक्लियस इधर आ जाएंगे। और ये प्लस था तो प्लस किसको खींचेगा, किसको अट्रैक्ट करेगा, कुछ इलेक्ट्रॉनों को अपनी क्षमता अनुसार अपनी तरफ खींच लेगा। तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस है तो ठीक अपोजिट न्यूक्लियस को खींचेगा। तो हमने मान लिया प्लस प्लस प्लस, 5 6 10 जो भी मानना मान लेते। अब आइए ये माइनस देखिए ध्यान से, ये माइनस, ये Q2 इस पे फोर्स लगा दिया, ऐसे फोर्स लगा, ये माइनस क्या करेगा, इस प्लस को ये माइनस क्या करेगा अपनी तरफ, ये माइनस इस प्लस का अट्रैक्ट करेगा, इस फोर्स का क्या होगा, सपोर्ट करेगा, सपोर्ट कर देगा, ये ऐसे आ जाएगा। बोलिए ये माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस में क्या होगा अट्रैक्शन, ये माइनस इसको क्या कर देगा अपनी तरफ खींचेगा। तो इस बल का क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, सहयोग करेगा। तो ये इंड्यूस्ड हो जाएगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा। अब बोलिए नेट फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, नेट फोर्स कोई बता दे, F1। और ये जो फोर्स है इंड्यूस्ड वाला, अंदर वाला प्लेट हुआ है, इस फोर्स का क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, सहयोग कर रहा है, क्योंकि दोनों का एरो, दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। जब कई फोर्स लगते हो, सबके डायरेक्शन सेम हो, तो आप वहां ऐड कर देते हैं। और जब अपोजिट रहता है तो बड़े में से छोटे वाले को आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो, माइनस कर देते हो। बट यहाँ दोनों की डायरेक्शन, इंड्यूस्ड फोर्स की जो डायरेक्शन है F1 फोर्स के डायरेक्शन के सेम है, एक ही दिशा में है, इसलिए यहाँ नेट फोर्स होगा, यहाँ ऐड करेंगे F इंड्यूस्ड। इसी तरह दिस फेनोमेना, ये घटना इधर भी बना सकते हैं।
इधर भी। अब ये क्या करेगा, प्लस है और ये माइनस है अपनी तरफ, इस बल का ये भी सपोर्ट कर देगा। देखिए ये प्लस ये माइनस, तो प्लस वाला माइनस को अपनी तरफ देख लीजिए, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये प्लस ये माइनस अपनी तरफ खींच लिया, तो जो इंड्यूस्ड फोर्स लगा F12 फोर्स का क्या हुआ, सपोर्ट किया कि अपोज किया, सपोर्ट किया। यहाँ दूसरे में भी ऐसे ही कंडीशन में आ सकती है बेटा, बोलो F12 प्लस F इंड्यूस्ड, प्रेरित होने वाला फोर्स। अब जब किसी फोर्स में एक फोर्स और ऐड करेंगे तो फोर्स डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, यहाँ फोर्स डिक्रीज नहीं होगा, फोर्स इंक्रीज होगा। तो यहाँ फोर्स आपका इंक्रीज हो गया, तो क्या हो गया, क्या रिजल्ट आया, क्या कॉन्सेप्ट मिला। अगर दो पॉइंट चार्ज हैं इन नेचर अपोजिट हो, उनके बीच अगर हम डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स रख दें तो इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलॉम फोर्स का मान डिक्रीज नहीं होगा, कूलॉम फोर्स का मान इंक्रीज होगा। तो लिखिए इस पॉइंट में थोड़ा, यदि दो विपरीत बिंदु आवेशों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए, तब उनके बीच कार्य करने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स या कूलॉम फोर्स का मान बढ़ जाता है, अर्थात इंक्रीज होने लगता है। ये पॉइंट आप जरूर अवश्य याद करेंगे, नोट करेंगे। ये पॉइंट नीट वगैरह में पूछी जाती है। आपके क्लास 12 की जो क्वेश्चन आएंगे, ये सब क्वेश्चन ऐसे नहीं रहते हैं, सिंपल से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव लेवल है, इसलिए इस पॉइंट को बेटा आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। बहुत डीपली इसका एक्सप्लेनेशन हमने कर दिया, आप लिख लिए होंगे बच्चों। एकदम सीरियसली पढ़ते जाए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। जैसे चेस लोग खेलते हैं, बहुत दिमाग लगाते हैं, उसी तरह चेस खेलते समय जैसे दिमाग लगाते हैं खिलाड़ी, उसी तरह आप भी बेटा एकदम दिमाग को कंसंट्रेशन करके पढ़ेंगे तो बिल्कुल जो फिजिक्स है बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी और बहुत आनंद देकर जाएगी। अब अगला नोट है बेटा, अगला नोट 4 या 5 जो भी होगा आप लिख लीजिएगा। ये भी नीट में आया है बेटा, आपके कोर्स में नहीं है। ये पॉइंट जो है जो हम बता रहे हैं आउट ऑफ कोर्स है बेटा। आपके सिलेबस में, आपके पाठ्यक्रम में ये सब पॉइंटें नहीं पूछी जाती है नहीं। लेकिन नीट वगैरह के एग्जाम जो है, मेडिकल के जो एग्जाम है और IIT जेईई मेंस, एडवांस तो नहीं कह सकते हैं, जो मेंस जो प्री परीक्षा होती है, क्वालिफाइड एग्जाम होते हैं, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। और एडवांस में तो नहीं बेटर है, लेकिन IIT जेईई और मेंस और नीट के एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट प्रायः पूछ दिए जाते हैं। अब क्या है, हम एक 4 पॉइंट लिखने जा रहे हैं बेटा। इस 4 पॉइंट में क्या है, ये पॉइंट Q1 है बेटा चार्ज, और ये बेटा आपका Q2 है, और इधर बीच में क्या है नन्हे मुन्ने बच्चों, ये वैक्यूम है। तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा, देखो ये प्लस, और क्या लिखोगे बच्चों, F12 की मीन समझा दिए हैं, और इधर फोर्स किधर लगेगा बेटा, F21 है ना।
बीच की डिस्टेंस, सेपरेट डिस्टेंस क्या है, r है। तो इनके बीच का जो फोर्स होगा बेटा, चाहे F12 लिखो, चाहे F21 लिखो, चाहे F लिखो, हमने F मान लिया बेटा, तो आप लिखते हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। ये फोर्स हो गया बेटा। दूसरा पॉइंट क्या बेटा, अभी हमने आपको समझा दिया है, अगर ये जो है परफेक्टली पूरा आप लिख लीजिएगा बेटा, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये टी मोटाई है, ये मोटाई कितनी है बेटा, टी मोटाई है, किसकी मोटाई है, डाइलेक्ट्रिक, और इनके बीच की दूरी क्या है बेटा, आर है। टी का मतलब बेटा थिकनेस, इस डाइलेक्ट्रिक की मोटाई टी है, तो क्या ये टी जो है इस डिस्टेंस के बराबर ही है। तो इस हालात में, इस कंडीशन में आपका हमने फोर्स बताया है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। यहाँ के बढ़ा देंगे बेटा, ये तब लगता है जब दोनों सेम चार्ज की नेचर में हो और उनके बीच जो है क्या रख दिया जाए, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स रख दिया जाए, है ना। तो ये क्या क्या लिखे हम बोलिए, परफेक्टली फिल्ड, पूर्ण रूप से भरा हुआ बेटा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से पूर्ण रूप से भरा हुआ है, एकदम भरा हुआ है। इस चार्ज और इस चार्ज के बीच कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ये पूरा ग्लास है, इसके बीच ये दो चार्ज है, ये दो चार्ज है बेटा, ये दो चार्ज है, ये दो चार्ज है, इनके बीच में पूरा मटेरियल, ग्लास या रबड़ या वुड, ये तमाम जो है इसमें भरे हों, तो वो फार्मूला ये लगा, नोट करिए जल्दी। अब आइए तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट भी बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, तो फार्मूला उसके लिखेंगे बेटा। तीसरा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, पार्शियली का मतलब बेटा आंशिक रूप से भरा हुआ, पार्शियली का मतलब बेटा आंशिक रूप से। ये Q1 है बच्चों, ये Q2 है, और आंशिक रूप से इन नेचर सेम है बेटा, ध्यान दीजिएगा, इन नेचर सेम के लिए बता रहे बेटा, इन नेचर सेम बेटा। सेम का मतलब अगर ये पॉइंट चार्ज Q1 अगर पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा बेटा, अगर इसको निगेटिवली चार्ज मानते हैं तो इसको भी आप निगेटिवली चार्ज मानते हैं। क्यों बहादुर, आंशिक रूप से भरा बेटा, आंशिक रूप से ऐसे बना दे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से, ये आंशिक रूप से भरा हुआ बेटा, ये अब्रेक है, माइका है, ग्लास है, रबर है, तमाम है, इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, टी है बेटा, और मोटाई इसकी क्या है, टी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के, और इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है, सेपरेट डिस्टेंस जो है, अलग जो होने वाली जो दूरी है, वो हमने मान लिया r। क्या मान लिया, तब इस हालात में, इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फोर्स का मान भी घटता है, और घटता है तो इसके लिए फार्मूला आपको याद करना होगा बेटा, फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बेटा, और यहाँ पे रिजल्ट आता है बेटा r माइनस टी आ जाता है, और t अंडर रूट के आ जाता है, ये अब पूरे का ये इसका होल स्क्वायर। तो इस पॉइंट को आप जरूर नोट करें, प्रूफ करने में थोड़ा समय लगेगा, इसके लिए खेद है, आप इतना तो नोट करो, ये लगाया जाएगा, जल्दी नोट करिए पॉइंट। ये भी नीट वगैरह में आया है बेटा कई बार, नीट के एग्जाम में ये फार्मूला आप जरूर लर्न कर लें, याद कर लें, लिख लिए होंगे। आइए
इसका तीसरा था बेटा, यहाँ पे तीसरा पॉइंट था। अब हम क्या करने जा रहे हैं, चौथा पॉइंट इसी का बेटा, इसी रोमन में तीसरा पॉइंट था, वहां पे हमने 3 लिख दिया था, तीसरा। अब चौथा पॉइंट रोमन में बेटा क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये बेटा Q1 है प्लस, और ये प्लस Q2 है, और इसमें ऐसे देखिए, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट इसमें भी है बेटा, ऐसे रख दिया गया है, कई गुटके हैं, कई माइका अपने टुकड़े हैं, ऐसे रख दिया है बेटा। इसकी थिकनेस जो मोटाई T1 है, इसकी मोटाई T2 है, इसकी मोटाई T3 है बेटा, इसकी T4 है। डायरेक्ट अगर क्लियर करते हैं तो जानते हैं क्या बनेगा फार्मूला। ये अगर K1 है इसका डाई, इसका K2 है, इसका K3 है, इसका K4 है, इस तरह Km तक जा रहा है बेटा, बहुत सारे हैं। देखो K1 और K2, K जो है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है बेटा, तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबका अलग होता है। अभ्रक का अलग होगा, ग्लास का अलग होगा, ईंट का अलग होगा, लकड़ी का अलग होगा, रबर का अलग होगा। जो जिसका नेचर है उसी हिसाब से डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का नेचर होता है। अगर बेटा ये गुटका जो है, स्लैब जो गुटका है, इसकी मोटाई T1 है, इसकी मोटाई T2, T3, T4 ऐसे रखा हुआ बेटा, तो ये जो गुटका है डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, गुटका माने ये, गुटका माने टुकड़ा बेटा, स्लैब गुटका माने टुकड़ा। अगर ये अभ्रक का है, ये ग्लास का है, ये जो है वुड का है, ये रबर का है, तो जब नेचर अलग अलग होंगे, जब नेचर अलग अलग होंगे तो उनके जो K है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उनके मान भी जो है अलग अलग हो गए। ये गुटका सेम रहा होता, सेम ही पदार्थ का, तो K1 K2 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ K1 K2 हमने क्यों लिखा बेटा? K1 K2 लिखने का मतलब क्या हुआ? ये जो स्लैब है, जो गुटका है, इसके बीच डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स का वो सेम मटेरियल का नहीं है। कोई माइका का होगा, कोई रबर का होगा, कोई वुड का होगा, कोई पत्थर का होगा, कोई ग्लास का होगा। अब इसके लिए फार्मूला क्या होगा बेटा? तो इनके बीच कोई फार्मूला ध्यान लीजिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिखना बेटा, बिल्कुल सिंपल है। देखो यहाँ आर था बेटा, आर, ये टोटल आर है, नन्हे मुन्ने बच्चों आर है, माइनस यहाँ क्या लिखना बेटा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश डैश प्लस Tn, फिर क्या बेटा प्लस, बोलो अंडर रूट टी था ऐसा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यही नहीं अब था आपका। और आपने यहाँ पे लिखा था इस कंडीशन में r माइनस टी और t अंडर रूट k का, तो हमने ये लिख दिया बेटा, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला r यहाँ लिखोगे T1 प्लस T2 कोष्टक के बाद, इसकी जगह बोलो बेटा T1 अंडर रूट K1, फिर बोलिए इसके लिए T2 अंडर रूट K2, लास्ट में बोलो बेटा प्लस डैश डैश बोल दो, प्लस अंडर रूट Kn, और यहाँ क्या हो जाएगा Tn, क्या हो जाएगा Tn। तो इसको भी आप नोट कर लें, जल्दी नोट करें। लिख लिए होंगे। अगर ऐसे कंडीशन आ जाए बेटा तो क्या करेंगे? इसी का पांचवा पॉइंट क्या है बेटा? अगर ऐसे लिख दिया जाए, ये गुटका है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, प्लस Q2 है बेटा और प्लस Q1 है, बीच का डिस्टेंस r है, बीच का डिस्टेंस क्या है r है। यहाँ दो भागों में बांट दिया बेटा हमने, दो भागों में, एक की मोटाई T1, एक की मोटाई T2। थिकनेस, ये मटेरियल कुछ अलग है बेटा, ये अलग है, जैसे लिख रहे हैं, चलो ये माइका है, अभ्रक है, ये सेरो क्या है मेरे बच्चों, ग्लास है, अलग अलग नेचर के हुए ना। तो जब अलग अलग नेचर के हुए बेटा तो क्या हो जाएगा, उनके डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी क्या होंगे, बिल्कुल अलग हो जाएंगे।
अगर नेचर सेम होगा तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान भी सेम होगा। अब बताओ फार्मूला क्या है? यहाँ बता सकते हो R बराबर किसके है? R बराबर T1 प्लस T2। ये थिकनेस है बेटा, ये T1 यहाँ से, T2 लाओ यहाँ से बेटा, तो R बराबर क्या होगा? T1 प्लस T2। और फार्मूला क्या है बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और डिवाइड बाय R माइनस T प्लस T अंडर रूट K का होल स्क्वायर। तो मैं समझता हूं इस R की जगह क्या लिखेंगे और T की जगह क्या बेटा? इसको T भी तो लिख सकते हैं, T1 प्लस T2। पूरी मोटाई कितनी है? T। तो ये जब रखोगे बेटा यहाँ R माइनस T रखोगे, ये 0 आ जाएगा, क्योंकि R की वैल्यू किसके? R की जगह आप क्या लिख सकते हो? T1 प्लस T2। और T पूरे गुटके की मोटाई है, तो T क्या लिखोगे बेटा? T की जगह क्या होगा? T1 प्लस T2 होगा। T का मतलब पूरे गुटके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का थिकनेस है, तो थिकनेस किसके बराबर है? T1 और T2। और T1 और T2 भी किसके बराबर है? R के बराबर है। तो R और T दोनों बराबर हैं, जब यहाँ रखोगे बेटा ये हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेक्स्ट ऑपरेशन बोल दो जवानों, शाबाश। क्या हो जाएगा बेटा? Q1 Q2 डिवाइड बाय, ये पोर्शन 0 हो गया। क्यों 0 होगा? T1 प्लस T2 दोनों स्लैब, दोनों गुटके, दोनों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान जो मोटाई T है, और T जो है दोनों चार्ज के बीच की दूरी है, जो हमने क्या माना? R। तो R और T यहाँ इक्वल है, तो R और T का मान जब इक्वल है तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी। तो बोलिए यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ बोलिए T की जगह क्या लिखेंगे? T1 प्लस T2 अंडर रूट T2। तो T1 प्लस T2 अंडर रूट क्या लिखा है? T1 प्लस T2। अभी क्या फार्मूले में बेटा? अंडर रूट K। क्या है? तो K की जगह आपका क्या है? 2K है, K1 प्लस K2। K1 और K2 है, क्या है? तो क्या लिखेंगे हम? अंडर रूट K हमने रहने दिया, तो बोलिए क्या हो जाएगा? F बराबर क्या लिखेंगे बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई K की जगह बेटा इसके लिए तोड़ेंगे, तो जब T1 रहेगा यहाँ K1 हो जाएगा। बोलिए जवानों शेरों, क्या लिखेंगे बेटा? T1 इसका गुणा होगा, K मत लिखना बेटा, इसके लिए, इस स्लैब, इस गुटके के लिए, इस मोटाई के लिए क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अंडर रूट K1। इसके लिए क्या बेटा? यहाँ K2 लिखेंगे, तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, तो T2 अंडर रूट K2 का होल स्क्वायर। ये पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट करिए, ये भी कंपटीशन में आते हैं, जल्दी नोट करें। जल्दी नोट करें बेटा। अब आइए, लिख लिए होंगे कुछ पॉइंट और है बेटा। हमने शुरू में प्रॉपर्टीज ऑफ लाम्सडाउन में बताया था, लिमिटेशंस बताया था, सीमा बताया था, और इंपॉर्टेंस, इसका क्या महत्व है, इसका क्या महत्व है, इसकी सीमा क्या है। तो दोनों प्रॉपर्टीज जो लिखा हमने उसमें दोनों चीज शामिल है। शामिल क्या है? लाभ क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, सीमा क्या है। सीमा यह है कि ये जो रूल होता है बेटा, कूलॉम का जो रूल होता है वो पॉइंट चार्ज के लिए लागू होता है। और आपका इंपॉर्टेंस क्या है? ये जो डिस्टेंस होती है बेटा 10⁻⁻15 से लेकर लार्ज डिस्टेंस 10⁻18, लगभग हम इनफाइनाइट भी कह सकते हैं। तो आप नोट लिखिए, नोट लिखेंगे तो नोट में आप लिखें बच्चों, क्या नोट में लिखेंगे? बोले देखिए, कूलॉम के नियम का
महत्व यह है कि कूलॉम के नियम का महत्व यह है कि ये बहुत कम से कम दूरी 10⁻⁻15 मीटर व अधिक से अधिक दूरी 10⁻18 के बीच कार्य करता है। अगला पॉइंट, इसकी सीमा यह है कि कूलॉम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। तो कहने का मतलब बेटा, हमने जो 7-8 प्रॉपर्टीज बताया है उसी में सब कुछ है, लिमिटेशंस भी छिपा हुआ है, उसी में इंपॉर्टेंस भी छिपा हुआ है। तो एक चीज और है बेटा, उसको अलग से नोट लिख लीजिएगा, ये पॉइंट आपको समझ में होंगे। न्यूटन का जो रूल है बेटा, कूलॉम का जो रूल है बेटा, Q1 Q2 बाई R² ये जो रूल है, या इसको आप ब्रैकेट करके तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, तो ऐसे लिखते हो ना बेटा, Q1 Q2 बाई R²। तो कूलॉम्स या कूलम्ब भी पढ़ा जाता है। कूलॉम्स या कूलम्ब का जो ये लॉ है, जो रूल है, तो कूलम्ब महोदय ने, कूलॉम्स ने ये जो रूल बनाया, ये थ्योरेटिकली, सैद्धांतिक कागज पर प्रमाण नहीं दे पाया, सिद्ध नहीं कर पाया। थ्योरेटिकल प्रूफ इसका प्रमाण है ही नहीं है। ये जो प्रैक्टिकल है, ये जो फार्मूला आया है, एक्सपेरिमेंटली सही है। ये एक्सपेरिमेंट किया गया है, इसका एक्सपेरिमेंट किया गया है, थ्योरेटिकल नहीं है। तो इसको थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं कर सकते हैं, ये प्रैक्टिकली प्रयोग है, एक्सपेरिमेंटल प्रयोग है कि F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई R²। तो ये आपका जो है, ये बेटा थ्योरेटिकल प्रमाण नहीं है, सैद्धांतिक प्रमाण नहीं है। कूलम्ब ने इसका जो प्रमाण दिया था वो एक्सपेरिमेंटली प्रमाण दिया था, प्रयोगशाला में इसका प्रमाण दिया था, प्रयोगशाला से सिद्ध किया था। थ्योरेटिकल सैद्धांतिक प्रमाण नहीं मिलता है, न प्रूफ है। तो इस पॉइंट को लिख लो बेटा, बोले कूलॉम का रूल, कूलॉम का नियम सैद्धांतिक रूप से, थ्योरेटिकली सैद्धांतिक रूप से प्रमाणित नहीं है, प्रूफ नहीं है, प्रमाणित नहीं है, प्रूफ नहीं है, परंतु इसका प्रायोगिक प्रमाण है, प्रायोगिक एक्सपेरिमेंटली प्रमाण है, यानी प्रायोगिक प्रमाण है। तो कहने का मतलब बेटा, कूलॉम्स का जो रूल है, आप सैद्धांतिक दृष्टि से सिद्ध नहीं करते हैं। ये सिद्ध कब होता है? जब आप लैब में, प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब जाकर के ये जो कूलम्स का रूल आता है, ये सही आता है कि कूलम्स रूल जो होता है, 2 पॉइंट चार्जों के बीच जो है इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, दोनों आवेशों के मल्टीपल प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उनके बीच की जो सेपरेट डिस्टेंस होती है, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, वो फोर्स जो होता है
उस डिस्टेंस के स्क्वायर वर्ग के जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये प्रैक्टिकली देखा गया है, एक्सपेरिमेंटल करके देखा गया है, सैद्धांतिक इसका प्रमाण नहीं है। इस प्रकार प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर हम समाप्त कर रहे हैं। इसी के साथ धन्यवाद।